हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार आज आपके लिए सेट लेके आई हूँ। गर्भावस्था के बारे में और प्रसव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे तो मैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी करा रही हूँ। 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब तक नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी सुपरवाइजर प्रैक्टिस सेट नाम से। उससे आपको पूरे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी ए सीरीज़ का टॉपिक वाइज वीडियो है। ए सीरीज़ में हमारी टॉपिक वाइज वीडियोस चल रहे हैं। अभी तक 47 भाग हो चुके हैं और ये 48वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है। बात चल रही है भीतरी की। एक होता है बाहरी परत, एक होती है भीतरी परत और एक होती है बीच की परत। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये गर्भाशय है, पूरा नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय। और इसकी जो सबसे अंदर की परत है, देखो ये अंदर की जो परत है, अंदर की परत को ही हम भीतरी परत बोलेंगे। तो इसकी जो सबसे अंदर की परत है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। अंदर की परत क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम। जो इसके ये बीच की जो परत रहेगी ये वाली, ये कहलाएगी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बीच की परत कहलाएगी, मतलब मध्य की परत कहलाएगी। इसके अलावा ये जो बाहर की जो परत होती है ये वाली, ये जो बाहरी परत है ये पेरीमेट्रियम कहलाती है। याद रखना, गर्भाशय जो है वो गर्भाशय गर्भावस्था में इन 3 परतों से मिलकर बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है वो सबसे बाहर की परत होती है, मायोमेट्रियम जो होती है वो बीच की परत होती है और एंडोमेट्रियम जो होती है वो अंदरूनी परत होती है या सबसे भीतर की परत होती है। अब आपसे पूछें गर्भावस्था की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। आपसे पूछें गर्भावस्था की सबसे बीच की परत कौन सी होती है तो क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम। और गर्भावस्था की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? यही जो पेरीमेट्रियम होती है, यही गर्भावस्था में संकुचन के दौरान, जब बच्चा होने वाला होता है, प्रसव होने वाला होता है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो यही भाग जो होता है संकुचित होता है। तो सबसे बाहर की परत जो क्या कहलाती है? पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच की मायोमेट्रियम कहलाती है और अंदर वाली एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब इसका आंसर आप आसानी से लगा लेंगे। गर्भावस्था की सबसे भीतरी परत कौन सी कहलाएगी? एंडोमेट्रियम कहलाएगी। पैरामेट्रियम कौन सी कहलाएगी? बाहरी कहलाएगी। मायोमेट्रियम कौन सी कहलाएगी? मध्य की कहलाएगी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न दवाइयों में कौन सी दवाई गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए की जाती है? मैग्नीशियम की दवाई, हेपारिन तो जो रक्त का थक्का जमता है उसे बोलते हैं, लेसिक्स नहीं होता है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट तो उनको दिया जाता है जिनको शुगर की कमी होती है। तो कौन सी दवाई गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे, गर्भावस्था में कभी कभी दौरे आते हैं एकदम से, अचानक से झटके टाइप से आते हैं, या तो उसमें बहुत उच्च दाब हो जाता है या प्री एक्लेम्सिया जैसी स्थिति हो जाती है। तो कौन सी दवाई ऐसी होती है जो गर्भावस्था के दौरान होने वाले दौरे को रोकने के लिए दी जाती है? तो उस दवाई का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी दवाई को गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए दिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को गर्भावस्था के दौरान होने वाले दौरे को रोकने दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक आपके लिए खबर, आकांक्षा 1957 में ये नहीं कहूँगी फॉलो कीजिए, आप एक बार इंस्टाग्राम अगर आपके पास है तो आकांक्षा 1957 पर जाके देखिए। आपको आपके काम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएंगे, रील्स के रूप में मिल जाएंगे, फोटोज़ के रूप में मिल जाएंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 AKANKSHA 1957, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके काम की चीज़ है महिला सुपरवाइज़र के, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट जितने भी आगे समय आता जाएगा वहाँ बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेड़ू क्या है? ये पेड़ू क्या है? पेड़ू को इंग्लिश में कहा जाए तो पेल्विस बोला जाता है। पेड़ू को क्या बोला जाता है? पेल्विस कहा जाता है। जो महिला का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट बाहर के नीचे आता है, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो पूरा बच्चा जो बम्प बनता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो इसी पेल्विस भाग में ही होता है। तो ये जो पेल्विस भाग होता है, ये सबसे उत्तम अवस्था कौन सी होती है पेल्विस की? जो प्रसव के लिए या डिलीवरी के लिए
सबसे उपयुक्त होती है। इस अवस्था का जो पेल्विस होता है वो सबसे सही होता है। इस अवस्था में बच्चा सिर के माध्यम से बाहर आता है और इसमें माता को दर्द भी नहीं होता और संकुचन भी बहुत ईजिली हो जाता है और हार्मोन भी बहुत अच्छे से सीक्रेट होते हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं गायनेकॉइड पेडू। कौन सी बोलते हैं? गायनेकोइड पेडू उस अवस्था को बोलते हैं। एक बार चित्र से समझा देती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो अवस्था होती है गायनेकॉइड पेडू, इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वो अच्छा चौड़ा सा होता है, एकदम चौड़ा होता है। और ये जन्म के समय पहचानी जाने वाली स्थितियों में सबसे उत्तम स्थिति होती है। इसमें पेल्विक की हड्डियाँ जो होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। ये देखो, आपको सबसे चौड़ा पार्ट दिख रहा होगा, है ना। इसमें पेल्विक की हड्डियाँ जो होती हैं, पेल्विक जो हमारा पार्ट है वो जो सबसे चौड़ा होता है, उसकी हड्डियाँ जो होती हैं पेल्विक की वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं और क्या होती हैं, कम होती हैं। हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। पेल्विक चौड़ा और पेल्विक की हड्डियाँ क्या होती है, इसमें कम होती है। जैविक रूप से ये पेल्विक आकार गर्भावस्था और प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मतलब डिलीवरी के लिए यही जो अवस्था होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। तो आपसे पूछेंगे कि डिलीवरी के लिए, है ना, या पोस्टपार्टम के लिए जो अवस्था होती है, जो प्रसव की जो अवस्था होती है या पेल्विस की जो अवस्था होती है प्रसव के लिए पेडू की, वो कौन सी होती है? तो गायनेकॉइड अवस्था जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव के लिए कौन सी अवस्था बेस्ट होती है? गायनेकॉइड पेडू होती है। और अब आपसे पूछूं अगर मैं, तो ये पेल्विस क्या होता है? पेल्विस क्या होता है? मैंने बताया ये जो पेट है, पेट का ये जो हिस्सा होता है, ये जो, इसको श्रोणि भी बोलते हैं, ये इसको श्रोणि भी बोला जाता है, श्रोणि क्षेत्र भी बोला जाता है, या इसको पेल्विस भी बोला जाता है। यदि आपके पास गायनेकॉइड पेल्विस होता है तो इसमें हड्डियां जो होती हैं बहुत चौड़ी हो जाती हैं। अब चौड़ी कोई चीज़ हड्डी होगी तो रुकावट नहीं होगी, और हड्डियां कम होंगी तो भी बच्चे को होने के लिए रुकावट नहीं होगी। तो ये वाला जो अवस्था होती है वो सबसे अच्छी होती है, गायनेकॉइड पेडू। और पेल्विस किसको बोलते हैं? ये जो शरीर का जो निचला पार्ट होता है, एक चित्र द्वारा बताऊँ, एक चित्र बनाया है मैंने। ये देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको हम पेल्विस बोलते हैं, है ना। और यही इसमें अगर हड्डियाँ इस एक जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है उसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं और क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिसके कारण बच्चा जो होता है बहुत ईजिली बाहर आ जाता है। तो इसलिए ये जो क्षेत्र होता है वो सबसे अच्छा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रासूतिक संकट अवस्था का उदाहरण क्या है? मतलब प्रसूति अवस्था है, अगर बच्चा होने वाला है तो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी किसे बोलते हैं, या प्रासूतिक संकट अवस्था किसे बोलते हैं? गर्भावस्था में एनीमिया, संकट तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मली हो जाती है एनीमिया। अगर फॉलिक एसिड वगैरह की दवाइयाँ दी जाएँ तो उस समय पर सही हो जाती हैं। प्रातः बमन तो नॉर्मल सभी को होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गर्भावस्था सॉफ, ये भी नहीं होता, पानी का भर जाना होता है। लेकिन गर्भाशय का जो फटना, यदि गर्भाशय अगर फट जाता है तो ये बच्चे के लिए और माता दोनों के लिए नुकसान होता है। यदि गर्भावस्था फट जाता है तो गर्भाशय की जो दीवार होती है, जो गर्भाशय बना हुआ होता है, उसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, उसमें दरार आ जाती है। और ये तब आती है जब बच्चा होने, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रसव के दौरान बच्चा होने वाला होता है तो आपने सुना होगा कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई है, डिलीवरी के दौरान माता की मौत हो गई। तो यही कारण होता है। 1% लोग ऐसे होते हैं जब जिनको डिलीवरी होती है तब ऐसा हो जाता है कि जो गर्भाशय होता है वो टोटल फट जाता है। ये गर्भावस्था के आखिरी चरण में हो सकता है। गर्भाशय के फटने से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। तो याद रखना है आपका, प्रासूतिक संकट अवस्था या ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी क्या होती है? तो गर्भाशय का फटना होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद के 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं? प्रसव पूर्व काल, एंटीनेटल, ये कहलाता तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंटीनेटल में केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है महिला को समय पे दवाई होना चाहिए, टीडी के इंजेक्शन होना चाहिए। टीडी का इंजेक्शन, जो 2 इंजेक्शन टीडी के दिए जाते हैं, TD1 और TD2, ये एनीनेटल अवस्था या प्रसव पूर्व काल में ही दिए जाते हैं। जो जैसे ही पता चलता है कि माता गर्भवती है और माता को उसके पता चलते ही उसको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए टीडी का। ये उसकी रोकथाम करता है, किसी भी प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उससे बचने में मदद करता है। दूसरा, उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा टीडी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। यदि
माता एक पहले भी माँ बन चुकी हो और उसके दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के बीच में 3 साल से कम का अंतर हो तो उसको TD1 या TD2 नहीं लगाना रहता है, उसके लिए उसको बूस्टर लगाना रहता है। यदि 2 साल 3 साल से कम का अंतर हो, लेकिन यदि 3 साल से ज़्यादा, से एक बच्चा 5 साल का हो गया उसके बाद दूसरा बच्चा होना है तो फिर TD1 और TD2 दोनों ही लगेगा। प्रसव जो लेबर टाइम उसको बोलते हैं, डिलीवरी टाइम उसको बोलते हैं, तो इस अवस्था को भी प्रसव का बाद नहीं बोलेंगे। इंट्रापार्टम, ये भी इंट्रापार्टम भी प्रसव के अंतर्गत नहीं आता है। बात है प्रसव उपरांत काल, मतलब प्रसव के बाद, इसको हम प्यूरोपेरियम भी बोलते हैं या इसको परपेरियम भी बोला जाता है। तो ये परपेरियम ही प्रसव के बाद के पहले 6 हफ्ते कहलाते हैं। प्रसव के बाद के पहले 6 हफ्ते, मतलब जैसे कि प्रसव हुआ है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर के बाद के जो 6 हफ्ते होंगे, मतलब प्रसव तो हो गया, उसके बाद के जो 6 हफ्ते होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रसव उपरांत काल या परपेरियम कहलाएंगे। याद रखिएगा, इसको पोस्टपार्टम ही बोला जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे के जन्म की ये वह अवधि होती है जब माँ के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। गर्भाशय जो होता है चौड़ा हो जाता है एकदम, बच्चा बाहर निकलने के लिए, तो वो भी अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आता है। उसमें भावनात्मक बदलाव भी होते हैं, अपने बच्चे के प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो यह अवधि आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह तक चलती है। इसको ही हम परपेरियम या प्रसव उपरांत काल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दवाएं जो गर्भाशय की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऑक्सीटोसिन तो नहीं होता। ऑक्सीटोसिन तो वो होता है जो हार्मोन होता है जो माता और बच्चे के बीच स्नेह का कारण बनता है और जो प्रसव को प्रेरित करता है, मतलब डिलीवरी होने को प्रेरित करता है। नींद की दवाएं जो होती हैं, नींद के लिए यूज़ की जाती हैं, सेडेटिव्स जिसको बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी नहीं होता है, ग्लैंड से संबंधित, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। बात है, आंसर है इसका टोकोलाइटिक दवाएं। गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए जो दवाई की जाती है, क्या होता है कि गर्भाशय संकुचन बहुत ज़्यादा ना हो। कभी कभी क्या होता है, किसी महिला में कोई ऑक्सीटोसिन हार्मोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हुआ, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में संकुचित होता है, तो गर्भाशय जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगता है। अब गर्भाशय फैलेगा तो क्या होगा, बच्चा समय से ही पहले आने के लिए बाहर आने लगेगा, क्योंकि उसको मार्ग मिल जाएगा। गर्भाशय की जो ग्रीवा है, जो गुरिवा होती है, वो 10 सेंटीमीटर तक फैलती है, तब बच्चा बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फैल जाएगी तो क्या होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कारण होता है कि प्रसव के संकुचन को रोका जाता है, सॉरी, गर्भाशय के संकुचन को रोका जाता है, ताकि गर्भाशय ज़्यादा ना फैले। तो उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती हैं? उसके लिए टोकोलाइटिक दवाई दी जाती हैं। कौन सी दवाई दी जाती हैं? टोकोलाइटिक दवाई उसके लिए दी जाती हैं। अगला है, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा होता है? गर्भाशय में एक्सरे तो किया नहीं जाएगा गर्भावस्था का, ना तो वो मूत्र टेस्ट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली दूसरी बीमारियों की जांच के लिए किया जाता है। बच्चे के लिए अच्छे से बच्चे का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा पता चल जाता है कि बच्चा सही से है, बच्चे की मूवमेंट क्या क्या हो रहे हैं, हार्ट का जो है हार्ट बीट आना स्टार्ट हो गई है क्या नहीं हुई है ना। तो ये सारी जो चीज़ें जो पता करते हैं ना, वो अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा ही करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, जो लोग भी चाहते हैं कि अभी नए सिरे से तैयारी करें और 2 महीने में कैसे होगी तैयारी, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है बैच का हम जीतेंगे बैच, है ना। ये इसको स्कूल जैसी तैयारी मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम इसमें स्कूल जैसी तैयारी करवा रहे हैं। 1000 CDP के MCQ देंगे। जो यूनिट 4 वाला पार्ट है उसके लिए हम 1000 MCQ देंगे आपको। ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। 1000 MCQ देंगे ICMR के। इसमें ICMR 2020 के और 2024 के। इसमें थ्योरी भी आपको दी जाएगी, लेकिन MCQ इसलिए लिखा है क्योंकि उस थ्योरी के MCQ बना के मिल जाए आपको। थ्योरी तो मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको बिल्कुल सोने पे सुहागा, एक बना बनाया मटेरियल है, बस आपको थ्योरी पढ़ के अपना MCQ प्रैक्टिस करना है। सबसे मेन चीज़ जो हमारे इस कोर्स में दी जाती है वो है डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। हम डेली टॉपिक कराते हैं, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। ऐसा हमारा पहला चैनल है जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली आपकी रैंक लगती है। हर एक टॉपिक को कैसे निचोड़ा जाता है, हर एक टॉपिक से कितने MCQ मैक्सिमम बन सकते हैं, ये हमारे ही चैनल पर होता है। ट्रिक्स
नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं हमको याद नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत सारी योजना है, करीब 500 प्लस योजना है, अब कैसे याद करें? तो हमने इसका तरीका निकाला, ट्रिक। हर योजना की एक ट्रिक बनेगी, उस योजना के अंतर्गत क्या क्या, हर एक योजना से भी एक, कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जैसे पीएम जनधन योजना है, उससे हमने करीब 25 से 30 क्वेश्चन निकाले थे। उसके बाहर जाएगा नहीं, करंट अफेयर्स की वो योजना है क्योंकि करंट में आई है। तो ऐसे ही हम हर फैक्ट, हर टॉपिक के उसको निचोड़ के एमसीक्यू बना रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। पिछली परीक्षाओं में आने वाले जो क्वेश्चन हैं, पिछली सुपरवाइज़र में पूछे गए हैं या अलग अलग राज्यों में जो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। साथ में इसमें दिए जाएंगे ऑडियो लेक्चर, डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी, 500 प्लस योजना, एमसीक्यू और टेस्ट कराएंगे। सुपरवाइजर का 11,000 एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक दिया जाएगा। 70 से 80,000 प्रश्न टोटल एग्जाम तक कराए जाएंगे। अधिनियम और धाराएं भी ट्रिक द्वारा कराई जाएंगी। गणित कंप्यूटर शक्ति ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। पूरा सिलेबस बहुत कम समय में तैयार होगा। अब खुशखबरी क्या है कि पहले ये अभी कोर्स जो है ये 799 में मिल रहा है, लेकिन दिवाली का ये ऑफ़र है, इसको हमने 2 नवंबर तक एक्सटेंड किया है। ये 1 नवंबर तक था, लेकिन कुछ लड़कियों की हॉलीडे के कारण है, कुछ लड़कियों कहीं मायके में फंसी हुई हैं, कोई ससुराल में फंसी हुई हैं, तो उनको पेमेंट करने का समय नहीं मिल पाया है, जिनके वो कहने पर हमने ये 2 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। तो जो भी लेना चाहते हैं इसको कल तक पेमेंट कर सकते हैं। अभी इस पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये 15% का डिस्काउंट है। मतलब ये ऑनलाइन बैच आपको 680 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको 3 प्रकार के ग्रुप मिलेंगे। एक आपका है पीडीएफ ग्रुप, यहाँ पे आपको तैयारी एक पीडीएफ ग्रुप रहता है टेलीग्राम में, जहाँ सारी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज़ ग्रुप रहता है जहाँ पर रोज़ टेस्ट होते हैं। रेगुलर आप टेस्ट दे सकते हैं, रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे। टॉपिक हम देते हैं कि किसका टेस्ट है, हम तैयारी भी करवाते हैं और रात को टेस्ट भी देते हैं। आप उसके अलावा आपको बहुत सारी लड़कियों की भी कम्पीट करने का मौका मिल जाता है और आप वहाँ पर अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। और एक डेली का एक स्कूल में होमवर्क रहता है ना, वैसा हम एक टारगेट देते हैं। कोई भी कठिन समस्या है, कोई नहीं समझ में आता है, तो हम तुरंत उसको ऑडियो में आपको समझा भी देते हैं। 24/7 तैयारी होती है। इसके साथ अगर आप हमारा हार्ड कॉपी का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो 1699 में आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएगी, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैकेज मिल जाएगा। ये 7 बुकलेट है, जिसमें एक हम 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी, 1000 प्लस वन लाइनर की बुकलेट मिलेगी और 5 थ्योरी बुकलेट मिलेंगी। तो अगर आप हमारा ये नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या हार्ड कॉपी बैच लेना चाहते हैं या दोनों लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो आज ही उसको ज्वाइन कर लीजिए, आज ही उसको मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है 6260190944 पर और मुझे बताना है कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है या ऑफलाइन कोर्स लेना है। अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, आपको पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट देना है, तुरंत हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आप जैसे ही हमारे ग्रुप से ज्वाइन होंगे, आपको डेली जो हमारा व्हाट्सएप है वो 24/7 अपडेट रहता है। तो आपको मतलब आप खुद ही आपको क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। व्हाट्सएप पर भी मैं फैक्ट भेजती हूँ, फिर उसके एमसीक्यू लगवाती हूँ, तो वहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। और एडवांस लेवल के सारे जो हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे उसकी भी पीडीएफ भेज दी जाएगी और उसका भी तुरंत टेस्ट ले लिया जाता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं तैयार होते जाते हैं। किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? धसे सूचक, स्तनशोध, मधुमेह, हर्पीस। देखो हर्पीस तो ये त्वचा संबंधित बीमारी होती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। मधुमेह होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली लेडीज़ में ये वाली बीमारी देखी जाती है, मधुमेह जो होता है वो देखा जाता है। बात करें धसे चूचक भी कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, एक जनरल समस्या है। लेकिन अगर स्तन शोध अगर हो जाता है, जिसको हम मैस्टाइटिस बोलते हैं, अगर ये मैस्टाइटिस हो जाता है, इसका मतलब होता है स्तनों में सूजन। इसका क्या मतलब होता है? स्तनों में सूजन होता है मैस्टाइटिस का मतलब। कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो दूध नलिका में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण स्तन में सूजन आ जाती है, निप्पल्स में सूजन आ जाती है। अगर बच्चा दूध पिएगा तो उसको वो बीमारी लग जाएगी, तो उसको वो बैक्टीरिया अफेक्ट कर जाएगा। उस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। किस अवस्था में? मैस्टाइटिस अगर अवस्था है तो माँ को बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुंह की हड्डी कितनी होती है। देखो हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की बात की जाए तो 206 हड्डी होती है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चे को कितनी हड्डियां होती हैं। ये मैंने एक सेट में करवाया है, तो आपको बताना है कि नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात, न्यू नेटल इसको बोलते हैं नवजात को। आपको बताना है कि नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। अब आज का क्वेश्चन है, अभी आपको क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुंह की हड्डियां कितनी होती हैं। हमारे शरीर में मुंह में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर होता है 14। मुंह में कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। पूरी जो खोपड़ी होती है जिसमें चेहरा वगैरह सब बना होता है, टोटल पूरी खोपड़ी की बात की जाए तो पूरी खोपड़ी में 22 हड्डी होती हैं, जिसमें 8 जो होती हैं कपाल की होती हैं, और जो 14 हड्डी होती हैं वो चेहरे पर पाई जाती हैं। चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो 14 होती हैं, और इसको विस्कॉर्नियम भी बोलते हैं। चेहरे की हड्डियों को विस्कॉर्नियम भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, विस्कॉर्नियम बोलते हैं। नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना है। इसका क्वेश्चन सोचिए क्या होगा, फिर मैं 1 मिनट में बताती हूँ। चलिए, यूटेरस का आकार क्या होता है। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस को हम गर्भा से भी बोलते हैं। आप पूछ रहे हैं इसका आकार क्या होता है। बादाम के आकार का होता है, डोम के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है, या अन्य। तो यूटेरस का जो आकार होता है नाशपाती के आकार का होता है। आपने नाशपाती खाई होगी, कुछ इस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार का यूटेरस का आकार होता है। थोड़ा सा ये दिल टाइप बन गया है, लेकिन ये नाशपाती टाइप होता है ना। तो यूटेरस का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का यूटेरस का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो देखो, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट को हम टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए, सेकेंड, एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और एलिसा जो टेस्ट है वो भी एड्स के लिए किया जाता है। और जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड जो होता है, साल्मोनेला एक टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण टाइफाइड होता है। एक टाइफाइड से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक टाइफाइड से संबंधित एक अलग से एक MCQ का बंच लेके आऊँगी, उसमें पूरे टाइफाइड हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, वो देख लीजिएगा। जैसे कि खसरा हुआ, दस्त हुआ, उल्टी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपने इनके टेस्ट भी दे दिए हैं। बाकी जितनी भी बीमारी है जो सिलेबस में मेंशन है, उनके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में पढ़ लीजिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में रक्त के नमूने में HIV एंटीबॉडी के मौजूदगी की जांच की जाती है। रक्त का नमूना लिया जाता है और उसमें पता किया जाता है कि HIV एंटीबॉडी कितनी है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट रक्त जो एड्स का होता है, एड्स की जांच के लिए होता है। इसमें रक्त प्रोटीन को अलग करता है। मतलब अगर आपने इस टेस्ट को डाला है तो इसमें जो रक्त लिया जाएगा वो, अगर ये टेस्ट कर रहे हैं रक्त के द्वारा, तो रक्त जो होगा वो प्रोटीन को अलग कर देगा। अब हम उस प्रोटीन में विशिष्ट प्रोटीन का पता लगा लेंगे कि वो HIV एंटीबॉडी है या नहीं है। तो इसके आंसर याद रखिएगा। अगला है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ कैसी होती हैं। दर्द निवारक होती हैं, संवेदना हरण होती हैं, या सूजन को कम करती हैं। तो किस प्रकार की होती, तो एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको दर्द निवारक दवाई बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, दर्द निवारक। फ्रेंड्स, 6260190944 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर हमारे पास सेव नहीं कराया है तो हाय और सेव इट करके भेज दीजिए, हाय और सेव इट करके भेज दीजिए। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, तो वहाँ पे आपको स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स याद होते जाएंगे। स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं याद करवा दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए।
अगला है ओडी। जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर पर्ची बनाता है, स्लिप बनाता है जिसमें मेडिसिन लिखता है, तो वहाँ पे ओडी लिख देता है। तो ये ओडी का मतलब क्या होता है? तो ओडी का मतलब होता है वन डे। ओडी का मतलब क्या होता है? वन डे। वन डे को क्या बोलेंगे? एक बार, दिन में एक बार। क्या होता है ओडी का मतलब? दिन में एक बार, तो याद रखिएगा। अगला है गर्म भाप सांस द्वारा ली जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको इनहेलेशन। किसी भी चीज़ को अगर हम अंदर ले रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, मतलब अंदर ले रहे हैं, तो उसको इनहेलेशन बोलेंगे। और क्योंकि गर्म भाप को ले रहे हैं तो इसलिए इसको स्टीम बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम स्टीम इनहेलेशन हो जाएगा। गर्म भाप सांस द्वारा दी जाती है, इसको क्या बोलेंगे? स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं। अगला है पोलियोमाइलाइटिस का कारण क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? देखो, दो प्रकार के पोलियो के वैक्सीन बनाए गए हैं। एक साक ने बनाया है और एक सोबिन ने बनाया है। सोबिन ने जो बनाया है वो निष्क्रिय वैक्सीन बनाई है, और साल्क ने जो बनाई है वो सक्रिय वैक्सीन बनाई है। आपको याद रखना है। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि अगर उसको पोलियो की दवाई को अगर पी ली, है ना, पोलियो की दवाई को अगर पी ली और वो मल द्वारा बाहर निकल गई, तो वो मल अगर किसी दूसरे मल पे अगर मच्छर मक्खी बैठी, वो दूसरे बच्चे के पास गई, तो दूसरा बच्चा भी इस बीमारी से अफेक्ट हो जाएगा। और निष्क्रिय में जो बच्चा उस पोलियो की दवाई को पिएगा तो भी उसको कोई असर नहीं पड़ेगा दूसरे बच्चे को, मतलब ये संक्रामक नहीं रहेगी। तो पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? मुख द्वारा जाती है और मल मार्ग द्वारा वापस बाहर आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मुखमलीय मार्ग बोलते हैं। पोलियोमाइलाइटिस का कारण क्या होता है? मुखमलीय मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की स्मृति में कमी का अनुभव क्या कहलाता है? एमनेसिया कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति में कमी मतलब व्यक्ति अगर कोई चीज़ याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसको याद नहीं आता है, वो उसकी भूलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एमनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेशिया बोलते हैं। व्यक्ति की स्मृति में कमी, उसको लगता है कि हाँ मेरी स्मृति धूमिल हो रही है, तो उसको एमनेशिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश घोल मुंह की सफाई में प्रयोग। आपको लगता है कि यार मुंह में कुछ आ गया है, मुंह का फ्लैश होना ज़रूरी है, कुछ अंदर कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया है, मुंह गंदा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट से मुंह की सफाई करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट से करना चाहिए। याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अगला है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा जांचना है तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड या NaOCl का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? NaOCl का उपयोग किया जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए। किसका? NaOCl का उपयोग किया जाता है। अगला है, गर्भवती महिलाओं को कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? जो गर्भवती महिला होती है उसको जब ये गर्भवती होती है तो डॉक्टर उसकी बहुत सारी जांच करती है। तो इनमें कौन सी जांच मेन होती है? एक होती है HIV, एक होती है हेपेटाइटिस B और एक होती है सिफिलिस। इसको सिफिलिस बोलते हैं। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस। ये सिफिलिस जो होती है एक यौन संचारित बीमारी होती है जो कि ट्रोपोनोमा पैलेडम के कारण होती है। किसके कारण होती है? ट्रोपेनोमा पैलेडम के कारण होती है ये सिफिलिस बीमारी। और गर्भवती महिला को HIV की जांच भी कराना चाहिए, हेपेटाइटिस B की भी कराना चाहिए और सिफिलिस की भी कराना चाहिए। अगला है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? ये पार्टोग्राफ होता क्या है? तो पार्टोग्राफ प्रसव के दौरान माँ और भ्रूण से जुड़े डेटा का एक ग्राफिक रिकॉर्ड होता है। मतलब प्रसव जब डिलीवरी होना होती है तो माँ और भ्रूण से जुड़े माँ मतलब कि ऐसा भ्रूण कर रहा है, उसकी प्रगति क्या है, उसकी ग्रीवा कितनी फैल रही है, उसकी भ्रूण की हृदय गति कैसी है, ये सब प्रसव की अवधि क्या है, ये सारी चीज़ जो होती हैं ये पार्टोग्राफ में शामिल होती हैं। उस पार्टोग्राफ में एक अलर्ट लाइन होती है और एक्शन लाइन होती है। क्या होता है ना कि जब प्रसव की प्रगति का आकलन करते हैं तो यदि अलर्ट लाइन के दाईं ओर, एक तो अलर्ट लाइन होती है, अलर्ट लाइन के बाईं ओर एक्शन लाइन होती है, मतलब हाँ अब बच्चा प्रसव के लिए तैयार है, अब निकाल बच्चे को बाहर निकाल दो। यदि अलर्ट लाइन के दाईं ओर होता है, दाईं ओर एक 4 घंटे पर एक एक्शन लाइन खींची जाती है। कितने? अलर्ट लाइन, ये जैसे अलर्ट लाइन है और इसके 4 घंटे पर एक एक्शन लाइन खींची जाती है। अगर ये
तो ये पूछ रहे हैं कि अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के भी कितने घंटों का अंतराल होता है, तो 4 घंटे का होता है। तो आपको याद रखना है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन के दाईं ओर 4 घंटे पर एक एक्शन लाइन खींची जाती है। अगर रोगी अलर्ट लाइन को पार कर देता है तो 4 घंटे के अंदर व्यक्ति को डॉक्टर को एक्शन लेना रहता है और उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक एक्शन लाइन होती है पार्टोग्राफ में और एक अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। एक अलर्ट लाइन होती है और एक क्या होती है, एक्शन लाइन होती है। तो दाईं ओर होती है एक्शन लाइन अलर्ट लाइन के, और 4 घंटे के बाद एक्शन लाइन की 4 घंटे के बाद होती है। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच 4 घंटे का अंतर होता है। यदि अलर्ट लाइन के दाईं ओर एक्शन लाइन आ जाती है या अलर्ट लाइन को ये जो पार्टोग्राफ का जो चिन्ह होता है वो पार कर जाता है, जैसे घड़ी का एक कांटा होता है, तो डॉक्टर उसको तीसरे जो है अस्पताल में या तीसरे स्तर पर पहुंचा देता है। कहीं पहले स्तर पर है दूसरे पे है तो तीसरे पे, ऐसे पहुंचा देता है। तो पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने का अंतर होता है, 4 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। तो जन्म के बाद के 1 घंटे के भीतर, कितना, 1 घंटे के भीतर ही नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। शुरू के 3 दिन तक माता के दूध से कोलेस्ट्रम नामक पदार्थ निकलता है जो कि गाढ़ा पीले रंग का होता है और इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा पाई जाती है और इसमें प्रोटीन, कैलोरी सब कुछ ही भरपूर हो जाता है और यही है जो पूरा जीवन भर बच्चे को पोषण प्रदान करता है। तो याद रखना। अगला है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। तो सामान्य जो प्रसव होता है उसमें औसतन 500 मिलीलीटर खून जो होता है बह जाता है। इसलिए माता को हीमोग्लोबिन की अच्छी आवश्यकता होती है। यदि 11 से कम हो जाता है ना हीमोग्लोबिन, तो स्थिति जो होती है वो खतरनाक वाली स्थिति हो जाती है, और 7 से कम हो जाता है तो बहुत गंभीर खतरनाक वाली स्थिति जो प्रसव के लिए भी बोलते हैं कि प्रसव के लिए भी अच्छा नहीं होता ऐसा वाला हीमोग्लोबिन। तो सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून होता है, 500 मिलीलीटर खून होता है। अगला है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार नाल या प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है। देखो अलग अलग सबके लिए थैली डिसाइड की हैं। जो जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव क्रिया होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं माता के शरीर से निकलते हैं। तो बच्चे के अलावा जो प्लेसेंटा बाहर निकलता है, प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर निकलता है, उसके अलावा कुछ और भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसको कौन सी थैली में डाला जाता है, तो उसको हम पीली थैली में डालते हैं। बोल सकते हैं कि मानव का जो अपशिष्ट है वो हम पीली थैली में डालते हैं। इसके अलावा लाल जो थैली होती है उसमें रक्त की थैलियाँ, मूत्र की थैलियाँ, ये सब डालते हैं। रक्त और जो मूत्र की थैलियाँ होती हैं वो लाल उसमें डालते हैं। इसके अलावा जो ग्लव्स होता है जिससे पहन के डॉक्टर बच्चे को निकालता है, ये सब लाल थैली में डालते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम काले थैली की, तो काली थैली में अनुपयोगी वस्तुएं डालते हैं। जो अनुपयोगी नॉर्मल सामान्य अपशिष्ट होता है, अनुपयोगी वस्तु रहते हैं, तो काली थैली में डाल देते हैं। नीली थैली में जो टूटी हुई कांच की बोतलें होती हैं और प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वो नीली थैली में डाल देते हैं। तो ये सारे फैक्ट, ये एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, तो ये वाली चीज़ें याद रखना। इसके अलावा एक सफ़ेद कलर का भी पूछा जाता है, तो सुई वगैरह जो होती हैं, सीरिंज वगैरह जो होती हैं, वो सफ़ेद कलर की थैली में डालते हैं, सुई और सीरिंज वगैरह, तो वो याद रखिएगा। तो और सबसे मेन चीज़ यही पूछा जाता है, प्लेसेंटा या अपरा को या मानव अपशिष्ट को कौन सी थैली में डाला जाता है, तो पीले रंग की थैली में डाला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा ये स्कूल जैसी तैयारी वाला बैच लेना चाहते हैं और बहुत शानदार तरीके से इजी लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं, तो एक दिन और बढ़ा दिया है आपका, 2 नवंबर तक कर दिया है। 680 में ऑनलाइन पैकेज जो है परचेस कर सकते हैं और 1699 में हार्ड कॉपी सहित परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।